यही कहानी है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के गांव शंकरगढ़ की है। शंकरगढ़ गांव में एक गरीब किसान रामू रहता था। जिसकी 2 पुत्रियां थीं। बड़ी पुत्री का नाम रामलली और छोटी पुत्री का नाम रामदेवी था। दोनों ही बड़ी होनहार पुत्रियां थीं। पिता का कोई पुत्र न होने के कारण बड़ी बेटी स्कूल न जा सकी और वो अपने पिता के कृषि कार्य में हाथ बंटाने लगी। वो ना तो पढ़ लिख सकी, लेकिन उसने अपनी छोटी बहन को मेहनत करके पढ़ाया। अब बड़ी बेटी की उम्र शादी की हो चुकी थी। पिता ने बगल के गांव पाली में बड़ी बेटी की शादी कर दी। वो पढ़ी लिखी ना होने के कारण उसकी शादी साधारण परिवार में हुई, लेकिन वो फिर भी बहुत खुश थी। अब रामू और उसकी पत्नी बड़ी बेटी घर में ना होने के कारण बहुत दुखी होने लगते हैं और हर रात उसे याद करते रहते थे। धीरे धीरे छोटी बेटी भी शादी लायक हो जाती है और रामू की पत्नी रामू से कहती है कि सुनो जी, अब तो अपनी रामदेवी भी शादी योग्य हो गई है। पड़ोस की रहने वाली मीरा कह रही थी कि तेरी बेटी तो बीए पास है। उसके लिए झांसी शहर के गांव बिजौली में एक लड़का है जो बीएड कर रहा है। कल को वो लड़का मास्टर बनेगा तो तेरी बेटी राज करेगी। बहुत ही सुंदर लड़का है। घर में लड़के का पिता, उसकी माँ और बड़ी बेटी पुष्पा, वो उसकी छोटी बहन रीना है। कुल मिलाकर 5 लोगों का ही परिवार है। हाँ, ठीक है रामदेवी की माँ, लेकिन हम लोग ठहरे किसान, हम लोग कहाँ शहरों में शादियां कर पाते हैं। काफी खर्च होगा शादी में। लाखों रुपए का सामान दहेज में देना पड़ेगा ना रामदेवी की माँ। बड़ी बेटी की तरह छोटी की भी शादी अपने क्षेत्र के किसी गांव में कर देंगे। शहर की शादी करना किसान के बस की बात नहीं है। नहीं, मैं तो गाँव में ही बेटी की शादी करूंगा। हाँ, कर देना गाँव में शादी, ताकि बह भी अपने पिता के जैसे बैलों की तरह खेतों में अपना जीवन बिता दे। अरे आप कैसे पिताएं, अब जमाना बदल चुका है। शहर में रहेगी। हमारी बेटी भी पढ़ी लिखी है। लड़की के साथ साथ वो भी शहर में नौकरी कर लेगी और दोनों का जीवन सुखी रहेगा। यहाँ गांव में क्या रखा है? वही धूल मिट्टी गोबर के उपले बनाना। मैं तो अपनी बेटी की शादी शहर में ही करूंगी। हाँ, ठीक है पड़ोसन, राम प्यारी से जानकारी कर लेना। अगर कोई मांग हुई तो हम शादी नहीं कर पाएंगे। हम लोग ठहरे गरीब किसान, कहाँ से उनकी दहेज की मांग पूरी करेंगे। अगर लड़के वालों की कोई मांग नहीं है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम शाम को जाकर के बात कर लेना। रामू की पत्नी कहती है, हाँ ठीक है, मैं सुबह राम प्यारी से जानकारी जरूर कर लूंगी। रामू की पत्नी सुबह होते ही राम प्यारी के घर आती है।
और कहती है, राम प्यारी, अरे ओ राम प्यारी, कहाँ है रे तू? मुझे तो दिखाई नहीं दे रही है। अरे कौन है? बड़ी जीजी आप हो? हाँ दीदी मैं हूँ, कहो कैसे आना हुआ? क्या थोड़ा अर्जेंट काम था जीजी। अर्जेंट काम है तो तू रुक, जरा मैं खाना पका रही हूँ, अभी आई। हुआ? क्या काम है? अरे और क्या काम हो सकता है? रामदेवी की शादी के रिश्ते के बारे में जो तूने मुझे बताया था उसी के लिए आई हूँ। पड़ोसन ने कहा, अरे तो क्या बड़े दाऊ ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है? रामू की पत्नी बोली, दीदी हाँ तो कर दी है, लेकिन पड़ोसन बोली, लेकिन क्या जीजी? लेकिन उन्होंने कहा अगर कोई मांग होगी तो हम शादी नहीं कर पाएंगे। पड़ोसन बोली, अरे बेफिक्र रहो, उनकी कोई भी मांग नहीं है, जो देना है अपनी मर्जी से अपने हिसाब से दे देना। रामू की पत्नी ने शाम को अपने पति से बताया और रामू ने कहा, मेरा मन तो नहीं है शहर में शादी करने का, लेकिन तेरे कहने पर शादी कर देता हूँ। कुछ दिन बाद रामू अपनी बेटी की शादी कर देता है। रामू की बेटी अपने ससुराल चली जाती है। यहाँ शाम को घर में रामू की पत्नी अब दोनों ही बचे होते हैं। रामू अपनी पत्नी से कहता है कि मेरी 2 एकड़ जमीन गिरवी रखी गई है 3 साल के लिए, और ये घर भी गिरवी पड़ा है। 6.5 लाख रुपए का कर्जा हो गया है शादी में। तो रामू की पत्नी कहती है, चिंता न करो स्वामी, हम लोग दोनों दिल्ली चलेंगे और मजदूरी करके सारा कर्जा चुका देंगे। यहाँ रामदेवी की ससुराल में नई नवेली दुल्हन आने की खुशियाँ बहुत ही जोरों से चल रही होती है कि तभी मुंह दिखाई की रस्म होने लगती है। तो गांव की कई औरतें आती हैं और कहती हैं, अरे मेरी नजर न लगे तुझे, कितनी सुंदर है तू। सबकी तारीफ भरी बातें सुनकर रामदेवी की सास बहुत ही खुश होती है और कहती है, ये तो मेरे लड़के की किस्मत का कमाल है, तभी पड़ोस में रहने वाली मुंह दिखाई के लिए आती है। और रामदेवी का चेहरा देखकर मन ही मन में जल जाती है और मन ही मन में कहती है, अरे इन भिखमंगों को कैसे इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी बहू मिल गई है, बड़ी किस्मत वाली बन रही है, अभी देख कैसे तुम्हारी खुशियों में जहर घोलती हूँ। इतना सोचने के बाद कोमल रामदेवी के पास जाती है और कहती है, अरे कविता, तेरी बहू तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन माफ करना, अपने साथ दहेज कितना लेकर आई है बहू? कितना पैसा नगद मिला है दहेज में? फ्रिज, कूलर, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, कितना दहेज लाई है? कविता बोली, अरे कैसी बातें कर रही है कोमल, जितना दहेज मिलना था मिल गया, मुझे तो पढ़ी लिखी बहू मिल गई, वही अच्छा है। फिर से कोमल तंज करते हुए कहती हैं, मुझे माफ करना कविता, मेरी सहेली का भी लड़का B.Ed कर रहा है, उसे तो 5 लाख नगद रुपए और सोने की 5 तोला की चेन और एक कार और बहुत सारा दहेज मिला है। तेरा तो सिर्फ एक ही लड़का है, जबकि मेरी सहेली मीना के 3-3 लड़के हैं। अरे मैंने तुझे से कहा था कि मेरी मौसी की लड़की है, उससे शादी कर लो। उससे शादी की होती तो वो 10 लाख रुपए नगद दे रहा था। और कविता कहती है, वही तेरी मौसी की लड़की जो एक बार यहाँ आई थी? हाँ वही रानी, वो इतनी काली और कम पढ़ी लिखी लड़की। तो फिर से कोमल कहती है, अरे कविता, वो इतनी भी काली नहीं है, थोड़ी सी सांवली ही तो है, कम पढ़ी लिखी है तो क्या हुआ, कहाँ बहू से कौन सी नौकरी करवानी थी? अरे कविता, ये तो सोचा होता कि 10 लाख रुपए मिल रहे थे, कल को अगर तेरे बेटे राजेश की नौकरी लगेगी और वहाँ पर 5 या 10 लाख रुपए अगर नौकरी में लगेंगे तो कहाँ से लाएगी? जरा सोच, अगर मेरी मौसी की बेटी से शादी की होती तो ये पैसों का रोना भी नहीं होता। कोमल की बातें सुनकर कविता के मन में भी लालच जाग जाता है और वो कोमल से कहती है, अरे कोमल, वो सब तो ठीक है, लेकिन नई बहू से इतनी जल्दी कैसे पीछा छूटेगा? तो कोमल कहती है, अरे कविता, तू भी कितनी बुद्धू है, नई बहू से पीछा छुड़ाना तो बहुत ही आसान है। कविता कहती है, वो कैसे भला? कोमल कहती है, देख, कुछ दिन बाद अपनी बहू से कहना राजेश की नौकरी लगने वाली है, अपने मायके से 10 लाख रुपए लेकर आए, बस वो पैसे नहीं लेकर आ पाएगी तो कुछ दिन बाद राजेश को मनाकर तलाक ले लेना और उसके बाद अपने बेटे राजेश की दूसरी शादी कर देना। कोमल की इतनी बातें सुनकर रामदेवी की सास ऐसा ही करती है। एक दिन वो अपनी बहू के कमरे में जाकर अपनी बहू रामदेवी से कहती है, रामदेवी, ओ बहू, कहाँ है तू? तो अंदर से आवाज आती है, जी मम्मी जी,
अभी आई किचन में खाना पका रही हूँ। कुछ देर बाद रामदेवी भी आ जाती है और अपनी सासू माँ से कहती है, जी मम्मी जी, क्या काम है, आपने मुझे बुलाया क्या? तो रामदेवी की सास कहती है, हाँ बुलाया है, वो राजेश की नौकरी लग रही है। तो रामदेवी कहती है, तो मम्मी जी ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। हाँ खुशी की बात तो है, खुशी की बात तो तब होगी जब उसकी नौकरी लग जाएगी। इतनी बात सुनकर रामदेवी रहती है, क्यों मम्मी जी, ऐसी क्या समस्या आ रही है? बहू समस्या ये आ रही है कि नौकरी के लिए 10 लाख रुपए चाहिए, तो अपने मायके जा और 10 लाख रुपए लेकर आ। तो बहू कहती है, मम्मी जी अभी तो शादी कुछ ही दिन बीते हैं, इतना पैसा मेरे माता पिता के पास नहीं है। उनके पास जितना था पहले ही शादी में खर्च कर दिया है। अभी भी मेरे माता पिता भारी कर्ज में डूबे हुए हैं। मेरी शादी की वजह से ना मम्मी जी, मेरे माता पिता के पास आपको देने के लिए और पैसा नहीं है, क्योंकि रामदेवी एक पढ़ी लिखी महिला थी, इसलिए उसने जल्दी ही अपनी सास को जवाब दे दिया। इसी बात पर सास को काफ़ी गुस्सा आया और उसने अपनी बहू को मारना चालू कर दिया और कहने लगी, तू मुझसे जवान लड़ाती है। और उसके बाल पकड़ लिए और उसे पीटने लगी। जब शाम को राजेश ट्यूशन पढ़ाकर घर लौटा तो उसने कहा, अरे बेटा राजेश, तेरी बहू ने मुझे मारा पीटा है और उल्टा सीधा कह रही थी। राजेश भी जाकर अपनी पत्नी को डांटते और फटकारते हैं और वो रोज की तरह ट्यूशन पढ़ाने निकल जाता है। रोज रोज सास बहू की झगड़े से तंग आकर एक दिन राजेश ने भी अपनी पत्नी को, जब वो 6 माह गर्भ से थी, घर से निकाल दिया। रामदेवी चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही कि मैं ऐसी प्रेग्नेंट अवस्था में कहाँ जाऊंगी। तो ससुराल वालों ने कहा, कहीं भी जाओ, हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, और घर से बाहर निकाल दिया। उसने अपनी ही मोहल्ले के एक लड़के से अपने मायके वालों को फोन लगाकर बुलाया। पापा, मैं हूँ रामदेवी, मुझे मेरे ससुराल वालों ने अपने घर से निकाल दिया है। पापा, मुझे यहाँ से ले जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। पापा। अरे बेटा, कौन रामदेवी? मैं अभी आ रहा हूँ बेटा, थोड़ी देर रुको वहीं पर, कहीं मत जाना, मैं अभी आया थोड़ी देर में। तो रामदेवी का पिता अपनी बेटी की ससुराल आया और अपने समधी समधन से कहा कि मेरी बेटी को ऐसी हालत में घर से क्यों निकाल रहे हो? तो समधन बोली, अरे समधी जी, लड़के की नौकरी लग रही है, अगर तुम्हें अपनी बेटी को मेरे घर में रखना है तो उसकी नौकरी के लिए 10 लाख रुपए लेकर आओ। रामू ने कहा, मैं एक गरीब किसान हूँ, मैं भला इतना पैसा कहाँ से लाऊं? समधन बोली, आप अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ अपने घर, और दोनों बेटी और उसके पिता को घर से निकाल दिया। रामू अपनी गर्भवती बेटी को लेकर अपने घर वापस आ गया तो उसकी बेटी ने अपनी आप बीती सारी बातें अपने माता पिता को सुना दी। पिता ने कई बार बेटी की ससुराल फोन लगाकर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई बात न बनी। यहाँ पर रामदेवी के ससुराल वालों ने राजेश की दूसरी शादी कर ली। यहाँ रामदेवी अपने मायके में इस उम्मीद में बैठे हुए थी कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसके ससुराल वाले एक दिन उसे लेने आएंगे। इस आशा में रामदेवी अपने मायके में बैठे बैठे अब 2 साल हो चुके थे। उसका लड़का दीपक भी अब 1.5 साल का हो चुका था। अब धीरे धीरे रामदेवी के पिता की उम्मीद खत्म होने लगी। पहले ही रामदेवी का पिता शादी के कर्ज तले दबा था और अब ऊपर से लड़की का दुख उसे सताने लगा। रामू को अब रातों की नींद नहीं आती। वह लेटे लेटे सोचता है कि आखिर क्या करूं। और वह सुबह गांव के पास रखी चाय की दुकान पर चाय पीने गया तो उसके दोस्त कैलाश ने पूछ ही लिया। तो रामू ने कहा, अरे रामू, इतना उदास क्यों है रे, क्या हुआ? अरे रामू,
इतना उदास क्यों है रे? क्या हुआ? कैलाश भैया, मैं अपनी बेटी को लेकर बड़ा ही परेशान हूँ। कैलाश कहता है अब ज्यादा देर मत करो, मेरी मानो तो दहेज प्रथा का केस कर दो, तभी बात बनेगी। तो रामू कहने लगा, अरे कैलाश, इससे तो मेरी बेटी का घर तो और भी टूट जाएगा। तो कैलाश बोला, अभी कौन सा घर बसा है रामू, अधिक देर करेगा तो केस करने का मौका भी गवा देगा। देख रामू, मेरे एक जान पहचान के वकील साहब दिनेश सिंह लोधी हैं, कल मेरे साथ चलना कचहरी, हम मुलाकात करा देंगे, वो कम पैसों में तेरा केस लड़ लेंगे। कैलाश की बातें सुनकर रामू सुबह ललितपुर न्यायालय में जाकर दिनेश वकील साहब से मिलकर दहेज का मुकदमा कर देता है। नमस्कार वकील साहब, आप मुझे तो जानते ही हैं, मेरा नाम कैलाश है। हमने तुम्हें जानता हूँ कैलाश भाई, ये मेरे ही गांव का रामू है। इसकी बहुत बड़ी समस्या है। क्या समस्या है इसकी? इसकी ये समस्या है, इसने अपनी लड़की की शादी झांसी जिले के बिजौली ग्राम में की थी। लड़की के ससुराल वालों ने उसे 6 मई की गर्भावस्था में मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिया है। मैं चाहता हूँ कि दिनेश वकील साहब आप इनका केस लड़ें। हाँ कैलाश भाई, आप मेरे पास बड़ी ही उम्मीद से आए हैं। मैं आपके भरोसे को नहीं तोड़ूंगा और मैं आपके मित्र रामू का केस लड़ूंगा और उसे जीत कर भी दिखाऊंगा और विपक्षियों को सज़ा भी कराऊंगा। मेरा नाम दिनेश सिंह लोधी, हीरानगर वाले है। मैं बहुत ही कम पैसे में आपका केस लड़ूंगा और आपको जीत कर ही दिखाऊंगा। मैं बहुत ही कम पैसे में आपका केस लड़ूंगा और आपको जीत कर ही दिखाऊंगा। कैलाश की बातें सुनकर रामू सुबह ललितपुर न्यायालय में जाकर दिनेश वकील साहब से मिलकर दहेज का मुकदमा कर देता है। मुकदमा पेश होता है, केस की सुनवाई होती है तो जज साहब कहते हैं कि मुकदमे की सुनवाई शुरू की जाए। सुनवाई पर पुकार लगती है। श्रीमती रामदेवी बनाम राजेश आदि, धारा 498 ए, 323, 504, 506, 294, 3/4 दहेज अधिनियम, थाना पाली, हाजिर हों। तो दोनों पक्ष अपना अपना वकील लेकर अदालत में हाजिर हो जाते हैं। लड़के पक्ष का वकील कहता है, मी लॉर्ड, मेरे क्लाइंट राजेश की शादी 2 वर्ष पहले जिला ललितपुर के ग्राम शंकरगढ़ थाना पाली में हुई थी। ना तो राजेश के परिवार वालों ने किसी प्रकार की मारपीट की है, ना घर से निकाला है और ना ही किसी प्रकार से दहेज की मांग की है। मेरा क्लाइंट बेगुनाह बेकसूर है, उन्हें बाइज्जत बरी किया जाए। अब बारी आती है लड़की पक्ष के वकील दिनेश सिंह की बहस करने की। तो लड़की पक्ष का वकील कहता है, मिलॉर्ड, और मेरी क्लाइंट रामदेवी को 2 तारीख शाम के 9 बजे रात में बुरी तरीके से मारपीट की गई है। उसके सास के द्वारा उसे सुबह घर से निकाल दिया है। बड़ी ही बेरहमी से मारा पीटा गया। 10 लाख रुपए की मांग की गई। इतना ही नहीं मिलॉर्ड, और गर्भवती होने के बाद घर से निकाल रामदेवी के पति राजेश ने 10 लाख रुपयों की लालच में दूसरी शादी भी कर ली है, जो बहुत ही घिनौना अपराध है, जिसको हमारे कानून की आईपीसी की धारा 294 का अपराध किया है। मिलॉर्ड, 294 की धारा में साफ साफ लिखा है कि हिंदुस्तान का कोई भी हिंदू एक पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता। यदि वो ऐसा करता है तो वो आईपीसी की धारा इंडियन पीनल कोड 294 का अपराधी होगा एवं आईपीसी की धारा 294 के तहत उसे दंडित किया जाएगा, जिसमें जुर्माना व सज़ा दोनों का प्रावधान है। इसलिए मिलॉर्ड, राजेश को दहेज प्रथा एवं धारा 294 का अपराध करने की जुर्म में कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाएं। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। जज साहब दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जज साहब मुकदमे का फैसला सुनाते हैं। जज साहब कहते हैं, दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि राजेश ने आईपीसी की धारा 498 ए, 323, 504, 506, 294 आईपीसी 3-4 दहेज अधिनियम का अपराध बखूबी सिद्ध होता है। इसलिए अदालत लड़का व लड़के के परिवार को 10 साल की सज़ा
और 5 लाख रुपए जुर्माना और लड़की पक्ष को 10 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने का हुक्म देती है। इस प्रकार रामदेवी के पिता केस जीत जाते हैं और लड़के पक्ष को सजा हो जाती है। लेकिन दोस्तों जरा सोचो, क्या इतने से रामदेवी खुश थी? नहीं दोस्तों, उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था। ना ही वो अपने पति को जेल भिजवाना चाहती थी। वो तो हमेशा इसी आशा में दिन गुजार रही थी कि एक दिन मेरा पति मुझे लेने आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ तो उसका उल्टा ही हुआ। दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो गए हैं। दोस्तों ये कहानी सिर्फ रामदेवी की नहीं थी। दोस्तों न जाने ऐसी कितनी महिलाएं हिंदुस्तान में होंगी जो दहेज प्रथा का दुख आज भी झेल रही होंगी। दोस्तों युवा पीढ़ी को अब समझना होगा कि दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनी अपराध है। इसका बहिष्कार करें। दोस्तों कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कमेंट में बताना। दोस्तों ये कहानी नहीं है, हमारे देश के अधिकतर घरों की कहानी है। दोस्तों इस कहानी के राजेश ने अगर सोच समझकर फैसला लिया होता और उसकी मां पड़ोसन के बहकावे में ना आती तो 2 परिवार बिछड़ने से बच जाते। तो दोस्तों आप भी सतर्क रहना किसी के बहकावे वाले कीड़े से जो आपके आसपास ही हैं। तो दोस्तों जो भी करना अपनी सूझबूझ और समझदारी से ही करना। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना। दोस्तों अगर कहानी पसंद आए और ऐसी कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद साथियों।